हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है गूगल प्ले हैक। जो गूगल प्ले स्टोर रहता है वो हैक हो गया है। वो ऑलरेडी एक बार हैक हो गया है। तो वो हैक कैसे होता है, बेसिकली उसके स्टेप्स क्या है, मिटिगेशन टेक्निक्स क्या है उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो आज हम ये बात करेंगे। सो बेसिकली गूगल प्ले हैक है वो आता है अनऑथोराइज एक्सेस से। तो अनऑथोराइज एक्सेस कैसे होता है? हम लोग का जो भी लैपटॉप रहता है, मोबाइल फ़ोन रहता है, उसके उसके ऊपर अनऑथोराइज एक्सेस कैसे होता है अटैकर का। तो बेसिकली क्या होता है, अटैकर एक स्क्रिप्ट बना के, अटैकर एक लिंक बना के आपके मोबाइल पे सेंड करता है। फिर क्या होता है, इधर वो लिंक में वो स्क्रिप्ट रहता है, मेलिशियस मालवेयर रहता है, वो इंस्टॉल करता है। और अगर वो आपने लिंक क्लिक किया, वो लिंक पे क्लिक किया और इंस्टॉल किया, उसमें जो भी रह सकता है, एपीके फाइल रह सकता है। तो वो एपीके फाइल अगर आपने इंस्टॉल किया तो हमारा फ़ोन एक बॉटनेट बनता है। बॉटनेट जो भी अगर हम लोग की स्क्रीन के सामने हम लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग को तो वर्चुअली वही दिखेगा कि हम लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। पर बैक ऑफ द स्क्रिप्ट, बैक ऑफ द मोबाइल, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा कैमरा का एक्सेस हो सकता है अटैकर के पास। हम लोग क्या कर रहे हैं, डे टू डे रूटीन। फिर अगर हम लोग किधर बाहर जा रहे तो कौन सी जगह जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं हम लोग। फिर फिर हम लोग किधर किधर और जा रहे हैं, वो उससे ये सब पता चलता है। तो बेसिकली गूगल प्ले हैक क्या है? अनऑथोराइज एक्सेस होता है गूगल प्लेटफॉर्म पे, जो पोटेंशियली रिजल्टिंग इन डेटा ब्रीच और डेटा लॉस हो सकता है हम लोग का उससे। और हम लोग की जो भी प्राइवेसी रहती है, तो प्राइवेसी हम लोग का अनऑथोराइज हो सकता है। प्राइवेसी ब्लॉक होती है हम लोग की प्राइवेसी। तो द इम्पैक्ट ऑफ सच ब्रीचेस कैन एक्सटेंसिव, अफेक्टिंग बोथ बिजनेस एंड इंडिविजुअल यूज़र। वो बिजनेस यूज़र को भी हो सकता है इफेक्ट और इंडिविजुअल यूज़र को भी। अभी बिजनेस हम लोग देखते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो भी एक कंपनी XYZ कंपनी है, तो उसको डेटा ब्रीच कैसे हो सकता है? एक अटैकर ने एक लिंक सेंड किया कंपनी के लैपटॉप पे, और एज अ यूज़र उसने यूज़ किया लैपटॉप। यूज़र एक लैपटॉप यूज़ कर रहा है और उसने वो लिंक को क्लिक किया। फिर उसने वो लिंक में उसने कुछ भी जो अटैकर है उसने कुछ भी इंजेक्ट करके डाल सकता है। वो अपने सिस्टम के वल्नरेबिलिटीज रहते हैं उसको लो कर सकता है। डॉस डीडॉस अटैक हो सकता है उससे। वो स्क्रिप्ट बना के भेज सकता है। फिर एक मालवेयर, एक ऐप जो भी है हम लोग को इंस्टॉल करने के लिए बोल सकता है, वो ऐप हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो उससे हो सकता है। फिर अगर एज अ यूज़र हम लोग ने अगर वो लिंक पे क्लिक किया, तो वो जो भी स्क्रिप्ट है वो हम लोग के फ़ोन में रन होगी और फ़ोन पे डॉस डीडॉस अटैक हो सकता है। सर्वर पे अटैक हो सकता है हम लोग के। फिर जो हम लोग की जो भी सिस्टम के वल्नरेबिलिटीज़ है, लूप होल्स है, उसके ऊपर वो सब पता चल सकता है अटैकर को। फिर कंपनी के जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जिससे कंपनी को फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, वो भी अटैकर को मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली गूगल प्ले हैक यही है। गूगल प्ले हैक पे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग का जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन को कभी भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करना चाहिए हम लोग को, क्योंकि उससे हम लोग को एक एडवांस लेयर ऑफ सिक्योरिटी रहता है। उससे वो एक काम होता है हम लोग का। फिर उसके बाद उसका जो भी कॉमन पॉइंट्स है वो आपको मैं बोलता हूँ। अभी उसमें है, गूगल प्ले हैक में एक पॉइंट है फिशिंग अटैक्स। गूगल प्ले हैक कैसे होता है? फिशिंग अटैक्स। तो फिशिंग अटैक्स एक अटैक है जो मेलिशियस अटैकर और यूज़र ऑफन एम्प्लॉय फिशिंग टेक्निक्स टू ट्रिक यूज़र इनटू रिलीविंग देयर गूगल प्ले क्रेडेंशियल्स, लीडिंग टू अनऑथोराइज्ड एक्सेस।
तो इसमें क्या होता है, फिशिंग अटैक, एक रैंडम लिंक अटैकर ने क्रिएट करके दिया है हम लोग को। अगर हम लोग ने उसके ऊपर क्लिक किया, हम लोग ने वो लिंक पे क्लिक किया, तो क्या होगा, हम लोग के आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसके डिटेल्स जा सकते हैं। फिर कोई कभी कभी अटैकर एक ऐसी लिंक भी क्रिएट करके दे सकता है कि बैंक का फॉर्म बना के भेज सकता है। फिर हम लोग बोलते हैं कि बार बार जो भी हम लोग के फेसबुक के ऊपर वो अटैक कर, फेसबुक के आईडी लॉगिन क्रेडेंशियल्स को बाईपास करेगा। बार बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ पासवर्ड्स डालेगा जिससे हम लोग का लॉगिन मिल जाए उसको। तो ऐसे वो फिशिंग करेगा, बहुत सारे अटेम्प्ट करेगा, और जो भी अटेम्प्ट होगा तो उससे वो अगर उससे लॉक खुल गया फेसबुक का और वो सब अगर उसका एक्सेस मिल गया तो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। क्योंकि हम लोग इस बार देखते हैं, एक बार हम लोग घर की चोरी हो गई, मीन्स घर पे चोरी हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख 2 लाख जाएगा। हम लोग बोलते हैं कभी घर लूट लिया, हम लोग का घर लूट लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 60,000 ऐसे जा सकता है। पर हम लोग बोलते हैं एक ऑनलाइन फ्रॉड हम लोग का जो भी मोबाइल से होता है, वेबसाइट से होता है, वो हम लोग को ज़िंदगी भर, हम लोग बोलते हैं ना कि एकदम ज़िंदगी भर उससे निकलने का कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि अटैकर बहुत ही शातिर होता है। वो कोई ना कोई तरीके से हम लोग को ब्लैकमेल करेगा, एक्सटॉर्शन का केस होता है, फिर मोलेस्ट करेगा सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके लिए ये एक केस है फिशिंग अटैक के लिए। तो आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, अभी हम लोग आउटडेटेड सॉफ्टवेयर में डिवाइसेस विद आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम are sustainable to vulnerabilities that can exploit to gain unauthorized access to Google Play। अभी इस पे क्या मैं बोलता हूँ, इस पे एक पॉइंट है, एक केस स्टडी है बेसिकली। तो आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, हम लोग कभी भी बोलते हैं कि हम लोग का फ़ोन है तो हम लोग का अपडेटेड क्यों होना चाहिए या लेटेस्ट क्यों होना चाहिए। तो क्या होता है कि एक जो भी हम लोग के फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है वो एक मेजर और इम्पोर्टेंट पॉइंट प्ले करता है मोबाइल की सिक्योरिटी के लिए। अगर वो भी हम लोग ने सिक्योरिटी नहीं किया, फ़ोन का सिक्योरिटी जो भी रहता है उसमें हम लोग का पैचेस अपडेट आता है, फिर एंड्रॉयड अपडेट आता है, वो हम लोग को रेगुलर जब भी अपडेट आएगा वो हम लोग को अपडेट करना ही होता है। या उससे हम लोग बोलते हैं मोबाइल को एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड होता है। और अगर वो हम लोग ने किया नहीं तो हम लोग बोलते हैं ना, अभी कोई लोग बोलते हैं कि मेरा फ़ोन हैक हो रहा है, स्लो चल रहा है या रैम स्लो है। फिर हम और लोग बोल रहे कि मेरा फ़ोन एकदम ना के बराबर चल रहा है, बहुत हैंग हो रहा है। तो उसके लिए क्या होता है कि बेसिकली मैं बोलता हूँ डे टू डे हम लोग अगर अपडेट करेंगे फ़ोन का तो हम लोग जो भी डेटा ब्रीच होता है, जो ओल्ड फ़ोन रहता है, तो ओल्ड फ़ोन में क्या होता है, बेसिकली ओल्ड फ़ोन में ओल्ड वर्जन, ओल्ड रैम, फिर ओल्ड मेमोरी, वो सब होता है। अगर हम अपडेट करें, एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2018 का फ़ोन लिया हम लोग ने और अभी भी हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। मैक्स टू मैक्स मैं बोलता हूँ 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स रहते हैं, 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स रहते हैं और 1 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स रहते हैं फ़ोन में। तो वो एक बार वो टाइम स्पैन हो गया ख़त्म तो फिर हम लोग को फ़ोन चेंज करना चाहिए। क्योंकि फिर और न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई है मार्केट में, तो वो फ़ोन हम लोग को यूज़ करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना कि 3 to 4 ईयर्स में हम लोग को फ़ोन चेंज करना ही चाहिए। तो यही एक रीज़न है हम लोग को फ़ोन चेंज करना चाहिए। फिर वीक नेटवर्क सिक्योरिटी, अभी नेटवर्क सिक्योरिटी वीक है
तो कनेक्टिंग टू गूगल प्ले वाया अनसिक्योरिंग पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड डेटा इंक्रिप्शन। तो बेसिकली अगर इसमें हम लोग एक पॉइंट देखें तो हम लोग का जो भी वाईफाई रहता है वाईफाई, तो अगर कभी वीक नेटवर्क का सिक्योरिटी वाईफाई रहता है हम लोग का, तो कितने जन है जो अपना वाईफाई ऑन रखते हैं जब भी उन लोग का यूज़ नहीं है। मैं क्या, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जन ऐसे ही करते हैं। जो भी हम लोग का वाईफाई रहता है, मोबाइल हॉटस्पॉट भी चालू रहता है और वाईफाई भी चालू रहता है। तो क्या होता है, कभी कभी हम लोग लोकल वाईफाई नेटवर्क या ओपन वाईफाई से हम लोग का मोबाइल कनेक्ट हो जाता है। तो लोकल वाईफाई से अगर कनेक्ट हुआ और कभी कभी वो वाईफाई के थ्रू एक हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट रन होता है, अगर वो वाईफाई से कनेक्ट हुआ तो एक अटैकर को उसका हम लोग के पूरा फ़ोन का एक्सेस मिल सकता है ऐसे। तो हम लोग को कभी भी हम लोग का मोबाइल डेटा ऑन रखना चाहिए जब भी हम लोग बाहर रहेंगे, और मोबाइल डेटा ऑफ जब हम लोग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उससे फिर हम लोग का डेटा बच सकता है। प्रोटेक्शन मेजर्स, तो हम लोग को अभी प्रोटेक्शन मेजर्स क्या लेने चाहिए, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है और सिक्योरिटी रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन provides a layered security which enhances protection to Google Play accounts। तो अभी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आजकल nowadays मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन is unable to all the apps which we have installed। Basically we use Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter। तो ये सब ऐप्स में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। तो ये सब हम लोग को अनेबल कैसे करना चाहिए, फिर क्या फीचर्स है इसके, हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, कैसे ऑन करने चाहिए जिससे हमारा फ़ोन सेफ रहेगा। और तो मैं ये आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में अभी कैसे होता है वो। तो फिर इसके बाद एक पॉइंट है रेगुलर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी अपडेट्स। तो सिक्योरिटी अपडेट्स एक फ़ोन को एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, जैसे कि मैंने बोला था, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है फ़ोन को। तो फिर वो कैसे होता है, ensuring that all the devices which have latest software updates and security patches is crucial in safeguarding Google Play vulnerabilities। अभी के जो भी सॉफ्टवेयर वर्जन है फ़ोन्स के, वो इस तरह से ट्यून किए गए हैं, उससे हम के फ़ोन को जो भी हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट है, मालवेयर है, जो भी आ रहे हैं हम लोग के फ़ोन में, तो ऑटोमेटिक ब्लॉक करता है वो। अगर हम लोग को ऐसा दिख रहा है कि मतलब फ़ोन में कुछ ऐसे ही रैंडम एक स्क्रिप्ट रन हो रही है, तो गूगल प्ले है तो उसमें ऑप्शंस आते हैं दो कि डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस ऐप। हम लोग का जो भी ऐप जो भी इंस्टॉल करते हैं कभी भी, तो उसके बाद एक सिक्योरिटी का फीचर आता है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल द ऐप और नो, ऐसा। तो फिर अगर हम लोगों ने येस किया तो फिर आगे वो बढ़ता है कि येस वी हैव टू डू, और वो आगे जाता है। और अगर नो तो फिर वो ब्लॉक ही कर देता है वो ऐप, वो इंस्टॉल होता ही नहीं है। तो इसके बाद डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स, यूज़र का डेटा कितना एक्सपोज है और डेटा डैमेज होता है, रेपुटेशन डैमेज होता है। तो बेसिकली मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, डेटा एक्सपोजर। अभी हम लोग अपना डेटा इतना लेमलेसली हैंडल करते हैं, आधार कार्ड का जो भी डिटेल्स है, या फिर पैन कार्ड का जो भी डिटेल्स है हम लोग का, वो कोई भी वेबसाइट पे हम लोग गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके अगर हम लोग को लॉगिन करना है, तो ऐसे लेमलेसली डेटा का सिक्योरिटी ना हम लोग वेबसाइट का सिक्योरिटी देखते हैं, कैसा है वो वेबसाइट, गवर्नमेंट के ऑथोराइज किया है कि नहीं वेबसाइट को, ये सब हम लोग देखते ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग एक्सेस दे देते। वो अभी कैसे हम लोग वेबसाइट कैसे देखने का है कि वो सिक्योर है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूँ, यही वीडियो में बताऊँगा। तो कैसे होता है वो, सबसे पहले हम लोग कोई भी एक www.google.com लेते हैं। तो बेसिकली ये google.com हम लोग ने लिया, तो HTTP, तो कैसे आता है वो, HTTP
www.google.com ऐसे आता है। तो HTTP और HTTPS, एस मतलब सिक्योर शेल, कोई कोई वेबसाइट में सिक्योर भी रहता है HTTPS और खाली HTTP भी रहता है, तो वो सिक्योर नहीं रहते। तो हम लोग ऐसे कोई भी लॉगिन कर रहे रहेंगे तो हम लोग का जो भी सर्च बार रहता है ऊपर का, हम लोग जो भी सर्च करते हैं क्रोम का ऊपर का हम लोग सर्च बार देखते हैं तो उधर HTTP रहेगा और HTTPS रहेगा। हम लोग को कभी भी HTTPS वेबसाइट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि वो वेबसाइट पे एक एडिशनल सिक्योरिटी रहता है गूगल से। तो उससे फिर अगर वो वेबसाइट पे हम लोग ने और गवर्नमेंट के वेबसाइट पे हम लोग ने जो भी डेटा हम लोग का डाला है कि मीन्स कोई भी क्रेडेंशियल्स हो, बैंकिंग पासवर्ड्स हो, फिर हम लोग का आधार कार्ड हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब हम लोग ये सब जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं उस पर। और रेपुटेशन डैमेज, तो बेसिकली डेटा प्राइवेसी और रेपुटेशन डैमेज का एक बड़ा हम लोग बोलते हैं बड़ा कंसर्न है इस पे। कैसे होता है रेपुटेशन डैमेज? अगर हम लोग का डेटा लॉस हुआ, अगर अटैकर को एक हम लोग का सेंसिटिव डेटा मिल गया, तो कैसे हम लोग को फिर डैमेज हो सकता है वो डेटा। क्रेडेंशियल्स यूज़ कर सकता है वो, हम लोग के पासवर्ड यूज़ कर सकता है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग के इमेजेस मिल सकते हैं उसको, कॉन्फिडेंशियल इमेजेस रहते हैं, सेंसिटिव इमेजेस रहते हैं। उससे फिर वो हम लोग को ब्लैकमेल करेगा मनी के लिए। एंड एक हाई अमाउंट ऑफ रैंसमवेयर वो हम लोग से मांगेगा कि और ऐसे ईमेल्स भी आते हैं हम लोग को कि योर डेटा हैज़ बीन हैक्ड। सो हम लोग को ईमेल आते हैं कि यू हैव won a bumper lottery in XYZ company, so we are having a special sale for the same, so kindly provide your banking details। ऐसे आएगा हम लोग को। फिर हम लोग एक्साइटमेंट में डाल तो देते हैं, पर बाद में हम लोग को क्या इशू हो रहा है वो सब हम लोग देखते नहीं। हम लोग का एकदम डेटा लीक हो जाता है 1 सेकेंड में। ऐसे भी केसेस है। फिर और एक पॉइंट है इंसिडेंट रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी। तो ये क्या है इंसिडेंट रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी? तो इसमें 3 टर्म्स आते हैं, डिटेक्शन, कंटेनमेंट एंड रेजोल्यूशन। डिटेंशन क्या होता है? क्विकली आइडेंटिफाई अनयूजुअल एक्टिविटीज विद गूगल प्ले अकाउंट्स इज क्रूशियल फॉर अर्ली हैक डिटेक्शन। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं डिटेक्शन? तो क्या करना होता है, जो भी हम लोग का फ़ोन है उधर राइट हैंड कॉर्नर पे हम लोग का अकाउंट है उस पर क्लिक करना है, और उधर जो भी पहला हम लोग का पहले ही ऑप्शन है, मैं उसको बताता हूँ मैं आपको कैसे होता है। वो क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन सब्सक्रिप्शंस एंड मोर इन्फो, उस पर क्लिक करना है पहले ऑप्शन पे, सबसे पहले ऑप्शन पे। तो उधर एक प्राइवेसी स्कैन आता है, गूगल प्ले स्कैन का फीचर आता है। तो वो अगर हम लोग ने स्कैन किया तो फिर हम लोग पता चलता है हम लोग के पास कौन से ऐप्स है, कौन से ऐप्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कितने यूज़ कर रहे हैं, और कौन से ऐप्स नहीं चाहिए। फिर वो हम लोग को रिकमेंड करेगा डिलीट करो वो ऐप्स। कंटेनमेंट, आइसोलेटिंग अफेक्टेड अकाउंट्स एंड सिस्टम्स टू प्रिवेंट फर्दर अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डेटा एक्सपोजर। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, रिजॉल्विंग सिक्योरिटी गैप्स, mitigating damages and restoring normal Google Play operations। Then after that एक point है legal and regulatory, फिर compliance requirement and impact assessment। तो फिर इसमें क्या होता है, understanding and adhering data privacy laws। तो कोई डेटा जो भी हैक होता है उसके लिए लॉज भी रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज रहते हैं उसके लिए। तो वो लॉज मैं अभी आपको बताता हूँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको, लॉज बता रहा था। तो बेसिकली देयर आर टॉप 7 लॉज है जो डेटा लॉस होएगा तो क्या होता है। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ में क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ डेटा रहता है, जो भी स्टोरेज रहता है, कैटेगरीज, डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी
इन साइबर सिक्योरिटी का। फिर जो भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं मेजर्स प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस लॉस और मिसयूज़, हम लोग का डेटा अगर कभी मिसयूज़ हो गया तो फिर उसके लिए भी लॉ है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं शॉर्ट। Example include European Union General Data Protection and Regulation and California User Privacy Act। एक एक्ट है जो मैंने आपको बताया। फिर और एक एक्ट है जो डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन लॉज। ये लॉ में क्या होता है, मैनी जुडिशियर्स हैव मैंडेट ऑर्गेनाइजेशन टू नोटिफाई अफेक्टेड इंडिविजुअल एंड अनऑथोराइज्ड in event of data breach. These laws typically specify time frame and requirement for reporting data breaches. Example include GPDR requirement for organization. Notify authority 72 hours रहता है उनके पास। फिर अगर वो डेटा ब्रीच हम लोग को रजिस्टर करने के लिए, फिर यूनाइटेड स्टेट्स में। फिर और एक लॉ इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशन फिर साइबर सिक्योरिटी लॉज है। साइबर थ्रेट्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो रजिस्टर करना है। उसमें NIT सिक्योरिटी भी रहता है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज रहते हैं, गवर्नमेंट सर्विलेंस लॉज, ये सब लॉज है जो मैंने आपको बताया अभी। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, अभी मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो हम सिक्योरिटी असेसमेंट, regular evaluations and audit to identify and address evolving Google Play vulnerabilities। Google Play के जो भी vulnerabilities है वो हम लोग को गवर्नमेंट का ऑडिट थ्रू होते। रेगुलर ऑडिट हम लोग को देखना है कि मतलब कैसे फ़ोन चल रहा है, क्या ऐप्स हम लोग ने इंस्टॉल किए हैं, वो क्यों किए हैं। एक अवेयरनेस हम लोग के अंदर ही हम लोग को बिल्ड करना चाहिए कि वो कैसे चल रहा है, कौन सा ऐप का क्या यूज़ है, हम लोग कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हैं, उसका डेटा यूजेज कितना है, वो सब। फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स, इन्वेस्टिंग इन एडवांसिंग सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज टू अडेप्ट टू इमर्जिंग गूगल प्ले थ्रेट्स। एंड तीसरा कोलैबोरेटिव इफेक्ट्स, ये एक है। तो इसमें मैं एक पॉइंट बोलूँगा आपको, अभी जो भी हम लोग के पहले के फ़ोन्स थे तो उसमें हम लोग की इमेज साइज़ कितना 1 MB 2 MB 4 MB 5 MB 6 MB ऐसे फ़ोटोज़ की रहती है साइज़। पर अभी फ़ोटोज़ की साइज़ इतनी एडवांस हो गई है, अभी एक फ़ोटो की साइज़ 35 MB 45 50 MB। तो हम लोग बोलते हैं कि वो हिसाब से वो एक इमेज थ्रू भी हम लोग को एक मालवेयर सेंड हो सकता है। अगर एक हम लोग को इमेज आया वेबसाइट पे और हम लोग को बोला कि ये ऐप, अगर वो हम लोग ने इमेज कट किया तो भी वो हम लोग के बैकग्राउंड में वो इमेज रहता है। तो फिर हम लोग को वो इमेज कभी भी क्लिक नहीं करना है और वो सीधा स्लाइड या पेज रहेगा वो सीधा क्लोज कर देने का, क्योंकि फिर इससे डिफरेंट स्क्रिप्ट रन होते हैं। तो यही था। थैंक यू गाइस सुनने के लिए। आज का जो भी मैंने टॉपिक्स बोला है आज यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।